नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं सिकता देव। सबसे पहले प्राइम टाइम के दर्शकों के लिए खुशखबरी। पत्रकारिता के क्षेत्र में एनडीटीवी के दर्शकों के पसंदीदा एंकर पत्रकार रवीश कुमार और एनडीटीवी को एक प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज एनडीटीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार को साल 2010 के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की तरफ से आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित हिंदी सेवी सम्मान समारोह में ये पुरस्कार दिया गया। हिंदी पत्रकारिता और रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए रवीश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। रवीश जमीन से जुड़ी अपनी रिपोर्टिंग और सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और साथ ही प्राइम टाइम में अपनी खास और दिलचस्प बहसों के लिए भी। और अब आज का मुद्दा सियासत और सत्ताओं के आपराधिकरण का, खास तौर पर इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सलाह सरकारों को दी है। सलाह दागियों से बचने की, शासन प्रशासन को दागियों से बचाने की। 2004 की जनहित याचिका से जुड़ी रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है कि दागियों को मंत्रिमंडल में लेने से बचा जाए। कोर्ट ने कहा कि राजनीति के अपराधीकरण से समाज विचलित होता है, लेकिन साथ ये भी कहा कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। प्रधानमंत्री को आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन उम्मीद की जाती है कि वो जनता का भरोसा बनाए रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सलाह इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि लोकसभा में चुनकर आए नए सांसदों में से 34% के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में जितने मंत्री शामिल हैं उनमें दोषियों का प्रतिशत इससे बस कुछ कम ही ठहरता है। एडीआर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के 44 मंत्रियों में से 13 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी 30% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 7 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जैसे कि हत्या की कोशिश, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामले। और ये आंकड़े जनता में भरोसा तो बिल्कुल नहीं जगाते, वो भी तब जब खुद नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद खुलकर ये कह चुके हैं कि वो राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करना चाहते हैं। तो आज प्राइम टाइम इसी मुद्दे पर और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, मशकुरा फरीदी प्रोग्राम मैनेजर हैं एडीआर इंडिया की, बीजेपी के शहनवाज हुसैन, राकेश द्विवेदी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, संजीव निरुपम कांग्रेस के नेता। आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर मैं आपसे शुरू करूं शहनवाज हुसैन, आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और एक तरह से ये नैतिक जिम्मेदारी अदालत ने अब प्रधानमंत्री पर डाली है, क्या ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे? प्रधानमंत्री जिम्मेदारी निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री की ही पहल थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों पर, जो सांसद हैं, विधायक हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और ये सरकार भी कोशिश कर रही है कि जस्टिस डिलेड ना हो, क्योंकि बहुत दिनों से पूरे जुडिशरी सिस्टम में बहुत सी जगह खाली है, जज की जगह खाली है, तो उसको भरना चाहिए ताकि सबको न्याय वक्त पे मिल सके। जहां तक सवाल है कि कौन अपराध का, तो जो अपराधी व्यक्ति है उसको राजनीति में उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसलिए जब हम लोग टिकट भी तय करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस पर कोई गंभीर अपराध न हो। लेकिन ये भी सही है कि कई बार जो कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी सरकार होती है, वो जो भी दोष होता है वो दूसरी पार्टी पर मढ़ देती हैं और उनको मुकदमे में फंसा भी देती हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना जरूरी है। और पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट हो कि कोई किसी भी राजनेता पर या आम आदमी पर इस नैतिक जिम्मेदारी को इतनी अच्छी तरह से समझ रही है, तो 43 मंत्रियों में से जिन मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके लिए क्या अब कोई फैसला, कोई कड़ा फैसला सरकार ले सकती है या प्रधानमंत्री ले सकते हैं? नहीं, हमारे किसी भी मंत्री पर इस तरह का अपराध दर्ज नहीं है जिस पर फैसला लेना पड़े। और ये सही है कि कुछ राजनीतिक आंदोलन में गंभीर मुकदमे हमारे विरोधियों ने, हमारे कोई कभी इसमें बहुत से मंत्री हैं जो राम मंदिर आंदोलन में थे तो उस पर बहुत से मुकदमे बनाए गए हैं। इस तरह के राजनीतिक मुकदमे जरूर हैं, वो किसी पर इस तरह का मुकदमा नहीं है कि उनको हटाने की जरूरत पड़े। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना क्या अपराध नहीं ये है? तो हमारी, देखिए, इस देश में आजादी के 63 साल बाद आज भी ये है कि जब इस मुल्क की आजादी हुई तो उस वक्त से हमारी पार्टी पर ये इल्जाम और मिथ्या आरोप लगता रहा, कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए
तो बीजेपी का हाथ है और जनसंघ का हाथ है। ये कहने वाले लोग इस मानसिकता से सांप्रदायिक सौहार्द देश में यही कह के बिगाड़ा कि जो लोग सरकार में रहते हैं, अगर बीजेपी की सरकार में सांप्रदायिक सौहार्द कहीं पर अगर एक जगह बिगड़ा हो तो पूरी जिम्मेदारी बीजेपी गवर्नमेंट की, और अगर दूसरी जगह सरकार हो दूसरी पार्टी की और वहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए उसमें भी जिम्मेदारी बीजेपी की। तो इस देश में फैशन हो गया है कि जब भी सांप्रदायिक सौहार्द की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दो, और अदालत के इस फैसले को भी समझ रही है। लेकिन मशकुरा, क्या ये समझ इन राजनीतिक पार्टियों को आई है? क्योंकि पिछले आदेश के बाद जो कॉन्विक्टेड एमएलएज और एमपीज पर जो आदेश आया था उसके बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में उन लोगों को टिकट दिया गया जो टेंटेड रहे, तो क्या ये समझ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस से समझ में आई? इन चुनावों में देखकर लगा ये चीज़ मैं थोड़ा आंकड़े देके मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे बीजेपी और आईएनसी का आप देखें, मैं दोनों पार्टियों की बारे में बात करूंगी। तो जैसे बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं इलेक्शंस के लिए 2014 के इलेक्शंस में 33% ऐसे थे जिनके अगेंस्ट आपराधिक मामले हैं। आईएनसी के 28% थे। उनमें से जो लोग जीत के आए हैं उसमें से 35% बीजेपी के हैं जिनके अगेंस्ट आपराधिक मामले हैं, और आईएनसी के 18% है। और जहाँ तक बात है कि चार्जेस फ्रेम्ड वाले, चार्जेस फ्रेम्ड का मतलब यही है कि जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ है कि जो इंटायर प्रोसेस है जुडिशियल मैकेनिज्म का, वो चार्जेस ठीक है या नहीं, उसके ऊपर केस दायर होना चाहिए या नहीं, वो ऑलरेडी वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। और हमारे आंकड़ों के मुताबिक 24 एमपीज ऐसे हैं अभी पार्लियामेंट में बीजेपी के जिनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम्ड है। 5 शिवसेना के हैं, 4 एआईटीसी के हैं, एआईएडीएमके की 3 और आईएनसी के 1। ऐसे करके हर पार्टी, आप सही बता रही हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ये समझ नहीं पाई। तब लगा कि सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर एक डेटरेंट होगा, लेकिन डेटरेंट भी नहीं हुआ। और ये थोड़ी आपत्तिजनक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद भी जिस तरीके से क्रिमिनल कैंडिडेट्स फील्ड हुए जा रहे हैं अब तक इलेक्शंस में, उसी रवैये से अभी भी फील्ड हुए हैं 2014 के इलेक्शंस में भी। अभी भी आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इस फैसले के बाद? और एक बात ये है कि जो जिम्मेदारी है क्रिमिनल कैंडिडेट्स डीक्रिमिनलाइजेशन की, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी नहीं है। हमारे आंकड़ों के मुताबिक ये भी है कि हमारी जनता भी जो है वो क्रिमिनल कैंडिडेट्स को इलेक्ट करती आई है। हमने देखा है कि जो चांस है जीतने की वो इलेक्टेड जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है कंपेयर टू क्लीन कैंडिडेट। जनता भी क्रिमिनल कैंडिडेट्स को इलेक्ट करती आई है, तो जिम्मेदारी दोनों तरफ है। जहाँ तक जी, संजय निरुपम आप अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज हुसैन कह रहे थे कि भले ही प्रधानमंत्री के ऊपर अदालत ने ये नैतिक जिम्मेदारी डाली हो कि वो ये तय करें कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना और इस पृष्ठभूमि वाले लोगों को, इस तरह की पृष्ठभूमि वाले लोगों को शामिल नहीं करना है। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री को ये नैतिक जिम्मेदारी की समझ है और उसी को वो आगे बढ़ा रहे। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, 10 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि जिन सांसदों के खिलाफ कड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं उनकी सुनवाई जल्दी पूरी की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि 1 साल के अंदर ये सुनवाई पूरी हो, कन्विक्शन या जो एक्विटल जो भी हो उसके हिसाब से एक निर्णय लिया जाएगा। तब नरेंद्र मोदी जी कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने बहुत जोर से बोला था कि सुप्रीम कोर्ट, मैं अगर चुन के गया तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मैं ये पूरा विषय रखूंगा और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा मैं करूंगा। उसके बाद राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर एक भाषण देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूं कि 1 साल के अंदर संसद को दाग मुक्त किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जब सरकार जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम सांसदों के लिए स्पेशल इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। तो मुझे सबसे पहले लगता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय को लेकर एक फुटबॉल खेला जा रहा है। अब फुटबॉल खेलने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। एक दूसरी बात, जिस प्रधानमंत्री के संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, उस प्रधानमंत्री के संदर्भ में पूरी नम्रता से मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, उनके कैबिनेट में एक ऐसा व्यक्ति है जो दंगों का अभियुक्त है, उनके कैबिनेट में एक ऐसा व्यक्ति है जो बलात्कार का अभियुक्त, उनके कैबिनेट में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 3-3 तरह की डिग्री दे रखी है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी डिग्री सही है, कौन सी डिग्री गलत है। और मेरे ख्याल से 13 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ संगीन आरोप हैं आपराधिक मामलों के। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी से बहुत ज्यादा उम्मीद करना मुझे लगता है कि आदर्शवादी बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है उसमें महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है कि आप संविधान के संरक्षक हैं,
संविधान के तहत जी, मुझे लगता है कि आपके इन तमाम आरोपों का जवाब शाहनवाज हुसैन अपनी एक लिस्ट देकर भी दे सकते हैं, लेकिन पूरी बात पूरी कर लूं। जी बात पूरी कर लूं। मैं सिर्फ इतना ये बात पूरी करना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री से जो सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद की है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने से जिन मंत्रियों के संदर्भ में तमाम खबरें आ रही हैं, उन मंत्रियों के बारे में आज तक नहीं, मेरा सवाल भी वही है कि आपके भी प्रधानमंत्री से कुछ ऐसी उम्मीद थी और तब भी यूपीए के राज में भी हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाहनवाज जी, आपका जवाब। देखिए संजय जी बहुत नाउम्मीद हैं, और जब नाउम्मीदी में कोई बात निकलती है तो वो निष्पक्ष नहीं रहती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री से इनको कोई उम्मीद नहीं है, तो इनको कोई अपेक्षा ही नहीं है हमसे। और जब उस प्रयास को सराहा भी है, इन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में कहा, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो दागी लोग हैं, अब यूपीए गवर्नमेंट के मंत्रियों पर इतने मुकदमे चलते रहे, जेल भी जाते रहे, जब तक वो जेल नहीं गए, जब तक संजय निरुपम साहब उसको डिफेंड करते रहे, प्रधानमंत्री डिफेंड करते रहे, जीरो लॉस कहते रहे 2G स्पेक्ट्रम में या कोल गेट में जो भ्रष्टाचार के केस थे। आज सवाल यह है कि जिन्होंने 3 मिसालें दी हैं, इन्होंने एक डिग्री वाली दे दी, उसका कहाँ इस फैसले से कोई लेना देना है। भारत का कोई भी नागरिक जो चुनाव जीत कर आया वो मंत्री बन सकता है, उससे इसका डिग्री का कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक मंत्री पर बलात्कार का आरोप है। नहीं, डिग्री तो कई तरह की है। आज तो इल्जाम लगाने की भी डिग्री कांग्रेस के पास है, जो भारतीय जनता पार्टी पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए जाए इसकी भी एक डिग्री बट रही है। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कह के खुद सेकुलर हो जाओ, ये एक डिग्री है जो बट रही है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के पास है। जी। अच्छा, मैं जरा जिम्मेदारी है वो डाल देते। जी, नहीं, मेरा जवाब पूरा कहाँ हुआ निरुपम साहब? जो सवाल आपने उठाए हैं उसका जवाब हम दे दें, फिर आप बोले। तीसरी बात, इन्होंने जो कहा कि एक मंत्री पर इल्जाम है बलात्कार का, वो पहली एफआईआर में नाम नहीं, दूसरी एफआईआर में नाम नहीं, कोर्ट से उन पर पूरी तरह कोर्ट से उनको बरी किया गया है। और उसके बाद जो इल्जाम लगाया, 2-4 दिन इन लोगों ने खूब हंगामा बर्पा किया। जब तथ्य पता लगा तो निरुपम साहब भी खामोश हो गए। सवाल यह है कि आज का जो वर्डिक्ट है वो जिम्मेदारी वाला है, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए भी है, सारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए है। और आज का डिबेट में ये समझता हूँ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हमें ये ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो लॉ मेकर हैं, जो संसद में चुन कर आते हैं, वो लॉ ब्रेकर ना हो, संसद साफ सुथरी हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा यही है कि संसद में कोई दाग न लगा हो, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। लॉ मेकर बल्कि इस देश को चलाने वाले मंत्री भी लॉ ब्रेकर न बने। और इसलिए हमारी कैबिनेट साफ सुथरी है। कुछ मुकदमे जरूर हमारे सोकॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड ने हम लोगों पर लगाए, लेकिन हमारी कैबिनेट साफ सुथरी है। राकेश जी, जब ये अदालत का फैसला आया, आपने बाहर आकर कहा कि ये हिदायत नहीं है, इसे फैसला माना जाए, लेकिन जब आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स पॉलिटिकल पार्टी से सुन रहे हैं, आपको लगता है कि ये हिदायत वाकई एक तरह से फैसले के तौर पे स्वीकार करेंगे राजनीतिक दल? देखिए, राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके और तमाम ऐसे तर्क जो कि बेबुनियाद हैं, इनोसेंस एटसेट्रा, जो तमाम बातें हैं, इनको दरकिनार करके देश की प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे प्रांत सरकार हो, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी ऐसा नेता जो चुन के आया है, अगर उसके खिलाफ चार्जशीट गंभीर आरोप की है और अदालत में मुकदमा चल रहा है, उसको मंत्री पद से हट जाना चाहिए। और ऐसे मंत्री जितने भी किसी भी सरकार में आज बने हुए हैं, उन्हें हट करके अपने मुकदमे को शीघ्र तय कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और तभी प्रजातंत्र मौजूद होगा। सवाल एक व्यक्ति का नहीं है कि जो चुन के आया है उसका क्या हक है, वो मंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं मंत्री बनाने की, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, ये पब्लिक ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट है, ये मोरालिटी की रिक्वायरमेंट है, और उससे सीमा बनती है कि ऐसे लोगों को वो मंत्रिमंडल से बाहर करें।
पर आपको लगता है कि ये नैतिक निर्देशात्मक जिम्मेदारी जजमेंट है, ये डिक्लेरेटरी जजमेंट है, पर आपको सलाहकारी लगता है कि जजमेंट नहीं है नैतिक ये। जिम्मेदारी पर ये राजनीतिक दल या फिर नेता या फिर मंत्री आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि जैसे कि आज अदालत ने भी कहा उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि संविधान ने एक दायरा तय किया हुआ है, तो ऐसे में क्या उसका इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं, विवेक किसको मंत्री बनाया जाए, ये विवेक तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट इसको अपना विवेक नहीं बना सकती है। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे? ऐसे व्यक्तियों को बाहर रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे स्वच्छ लोग उनकी पार्टियों में नहीं है, या तो सब पार्टियां ये स्वीकार कर लें कि उनके पार्टी में अब ऐसे लोग रहे नहीं स्वच्छ लोग जिन्हें वो मंत्री बना सके। और अगर ऐसे लोग हैं, और मैं समझता हूं कि हैं ऐसे लोग, तो और अनुभवी लोग हैं, तो उनको बनाए मंत्री। और जिनके खिलाफ आरोप है वो बाहर, हमको तो याद है कि आडवाणी साहब के खिलाफ जब मुकदमा एक बार चला था तो वो मंत्री पद से स्वतः हट गए थे। एक बड़ा भारी उन्होंने जो है आयाम स्थापित किया था देश में। ऐसे और भी नेताओं ने किया है। लाल बहादुर शास्त्री तो और भी, मतलब कोई ऐसी घटना हुई थी रेलवे की, तब भी उसने इस्तीफा दे दिया। तो एक नैतिकता होती है, कन्वेंशन है संवैधानिक, परंपराएं हैं संवैधानिक, उसका पालन करें और हम इस प्रजातंत्र को गड्ढे में न ढकेलें। बहुत हम बड़े गंभीर उसमें मोड़ पे है देश इस वक्त। हमें तय करना होगा कि हम किधर जाना चाहते हैं। हम अब जुर्मीकरण को बढ़ाना चाहते हैं, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, या इसे बचाना चाहते हैं, इसे मजबूत करना चाहते हैं और देश को उठाना चाहते हैं। बिना प्रजातंत्र के देश विकास नहीं कर पाएगा। नीजा, इस प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने बात कही थी कि चुनावों से पहले और चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले पर अपने विचार सामने रखे थे, और इलेक्टोरल मजबूरी क्या होती है राजनीतिक पार्टियों के इस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाने की, ये सभी हम समझते हैं। क्या एक ये चुनावी मुद्दा है जनता को समझाने के लिए कि हम साफ सुथरी छवि, साफ सुथरी राजनीति करने वाले लोगों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो आसानी से आप ये बात कह जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो आप सब भूल जाते हैं? देखिए, चुनावी मुद्दा जब तक ये नहीं बनेगा इसका हल भी नहीं निकलेगा। कुछ हद तक बना है मिडिल क्लास के एक तबके, और इनकी संस्था है ADR, इनका काफ़ी हाथ रहा है जिस तरह से पिछले सालों में इस लोगों के सामने आंकड़े लाते रहे हैं। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सही है, वो संवैधानिक पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री जो चुना हुआ है उसको नहीं कह सकता कि आप कोर्ट कैबिनेट में इसको लाएंगे या उसको लाएंगे। तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि हम इस हद तक जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ऐसे लोगों को, दागी लोगों को नहीं लिया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है, जो शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि जो दागी कोट अनकोट हैं नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, उनको भाजपा दागी नहीं मान रही है, पॉलिटिकल या तो फ्रेंड है या पॉलिटिकल केसेस हैं, उस तरह से माना जा रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी को बाहर करना होता है इन लोगों को तो लेते ही नहीं। तो मैं नहीं मानती हूं कि वो इनको बाहर करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की शब्दों के बावजूद भी। अब सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक माइलस्टोन जजमेंट दिया था पिछले साल, जबकि कहा था कि कन्विक्टेड लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो लोग जिनके खिलाफ 2 साल का इम्प्रिजनमेंट का चार्ज है। और अपील, 3 महीने की अपील का जो प्रोविजन था उसको खारिज कर दिया था, क्योंकि लोग स्टे ले लेते थे पर सालों केस चलता था। लेकिन ये 40 साल से ये मसला चला आ रहा है। क्या कमिटीज, दिनेश गोस्वामी, NN वोरा, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, हम तो थक गए इन कमिटीज को, मतलब उसके ऊपर बात करते लिखते हुए, पर वो मामला हल नहीं हो रहा कि किस स्टेज पे, क्या आप FIR स्टेज पे डिस्क्वालीफाई करेंगे, चार्जशीट पे करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे करेंगे, या फास्ट ट्रैक अदालतों की बात प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कर रहे हैं इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए। फास्ट ट्रैक अदालतें कब गठित होंगी शाहनवाज हुसैन? देखिए, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था, और ये सही है कि आज जुडिशरी में बहुत वैकेंसीज हैं, और वो कहते हैं ना कि PN भगवती ने कहा था कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस बहुत डिलेड हो जा रहा है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि चाहे वो आम आदमी हो या वो जनप्रतिनिधि हो, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। मान लीजिए हमारी सरकार है और हम एक मुकदमा संजय निरुपम साहब पे कर दें और उसके बाद ये आरोपी हो जाएं और इनके वो सारे अधिकार खत्म हो जाएं चुनाव लड़ने के भी, तो ये सही नहीं हो सकता है।
जैसे महाराष्ट्र में इनकी सरकार ये हम पर कर दें। तो जब ये कानून पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बना कि जिन लोगों को सजा हो जाएगी उनकी सदस्यता चली जाएगी, उसका सब लोगों ने सपोर्ट किया। बाद में जरूर यूपीए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाना चाहा, जो एक मशहूर किस्सा है कि राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया और कहा कि वो ये कानून नहीं बनेगा और प्रधानमंत्री उसको बनाना चाहते थे। तो चलिए उनके नेतृत्व ने एक तरह से अपनी नीयत दिखाने का एक संदेश दिया था। कह सकते हैं कि एक सख्त कानून पिछले कुछ दिनों में ही बना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने बनाया है। तो जो निर्जा कह रही हैं कि इतने साल से कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कम से कम 2 कदम वो कानून आगे बढ़ा है कि जो लोग कन्विक्टेड हैं उनकी सदस्यता तुरंत चली जाती है। लेकिन जिन पर इल्जाम है, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो सांसद विधायक बन सकते हैं, क्या वो मंत्री बन सकते हैं, और पर ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जाए जिन पर जो सवालों के घेरे में है संजय निरुपम, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जाए? जैसे कि एडीआर खुद इस वक्त कह रहा है कि ऐसे लोगों को टिकट मिला और इन चुनावों में ये साफ दिखा भी है और सबसे ज्यादा दागी सांसद इस लोकसभा में है। हाँ, सबसे ज्यादा जी।